हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक फॉर डिस्कशन है रिजर्वेशंस इन इंडिया एंड द इफेक्ट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं कि सरकार क्या बोलती है रिजर्वेशन के बारे में। तो जब भी कोई सरकार रिजर्वेशन देती है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और फिर यूनियन गवर्नमेंट, तो जब भी कोई सरकार रिजर्वेशन देती है तो उसका ये कहना होता है रिजर्वेशन देने के पीछे का लॉजिक कि समाज में जो भी पिछड़े लोग हैं या फिर बैकवर्ड लोग हैं, जो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं या फिर सोशली पिछड़े हैं या फिर फाइनेंशियली पिछड़े हुए हैं, ये लोग जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकते या फिर उनके पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का एट ऑल, तो ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन जब सरकार देती है तो सरकार का क्लेम ये होता है कि इट इज़ फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास। तो क्या सच में जो लोग नीडी लोग हैं जिनके लिए रिजर्वेशन सरकार बना रही है और ये ऐसा क्लेम कर रही है कि ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए, या फिर जो बैकवर्ड लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है या फिर कोई ऐसे संसाधन नहीं है कि जिसकी वजह से ये कुछ बाकी लोगों के जैसा अफोर्ड कर पाए, अच्छा एजुकेशन हो या फिर नौकरियों में या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में है, तो सरकार ऐसा क्लेम करती कि ये सब चीज़ों के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो बाकी जो लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड है या फिर हायर क्लास है उनकी इक्वल आके बैठ जाए। तो क्या सच में ये पॉसिबल है रिजर्वेशन के थ्रू? तो मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, इसका स्ट्रेट जवाब देता हूँ कि रिजर्वेशन के थ्रू जिन लोग के लिए रिजर्वेशन ला रहे हैं ना, तो उन लोग को इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है और टेक्निकलिटीज़ भी बहुत सारी इन्वॉल्व। तो आइए वन बाय वन जानते हैं कि कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़। तो सबसे पहली बात आती है रिजर्वेशन के ऊपर कि रिजर्वेशन क्या होता है एक्चुअल में। रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोविज़न है लॉ में या फिर ऐसा प्रावधान है लॉ का कि रिजर्वेशन, जैसे सपोज़ आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ कि कोई सपोज कॉलेज है जहाँ पे टोटल कैपेसिटी है स्टूडेंट्स लेने की एडमिशन में वो 100 है। तो इसमें 100 में अगर आप 0% रिजर्वेशन रखेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे 100 to 100, तो मेरिट लिस्ट में जो टॉप के 100 होंगे ना, सिर्फ उनको एडमिशन मिलेगा। रिजर्वेशन में होता है उसके उल्टा। रिजर्वेशन में क्या होता है कि 100 वैकेंसीज़ है या फिर 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है एक कॉलेज की, तो उसमें से सपोज महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लेता हूँ, 52% का रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में टोटल सब बैकवर्ड क्लासेस का मिला के कलेक्टिवली। तो उसमें से 52 सीट्स है 100 में से वो रिजर्व है और बाकी बची हुई 48 जो सीट्स है वो ओपन कैटेगरी की है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कॉलेज का एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाता है, एडमिशन प्रोसीजर, तो बहुत सारे लोग एडमिशन फॉर्म खरीद लेते हैं। तो जो एडमिशन फॉर्म खरीदते हैं तो जो लेने वाला है वो तो कॉलेज को मालूम नहीं है कि ओपन कैटेगरी का लेने वाला है कि बैकवर्ड कैटेगरी का लेने वाला है। तो फॉर्म सबको दिए जाते हैं, मतलब जो एलिजिबल है उनको भी मिलता है फॉर्म पेमेंट करके, और जो एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल भी नहीं करते बेसिक उनको भी मिलता है। तो सब लोग अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। सपोज 100 सीट्स के लिए 1000 एप्लीकेशन है। तो इसमें जो कॉलेज होता है, एप्लीकेशन प्रोसीजर जब उसकी ख़त्म होती है तो एडमिशन की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, एक जनरल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है सबसे पहले। तो अभी एक आप इस पर गौर फरमाइएगा। तो ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई थिंक 92 या 93 में ये पास हुआ है रिजर्वेशंस के ऊपर, कि रिजर्वेशंस आपको कैसे लागू करना है। रिजर्वेशंस लागू करने की प्रोसीजर उसमें बताइए। अगर आप डायरेक्टली रिजर्वेशन उस प्रोसीजर से नहीं जाएंगे ना, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, रिजर्वेशन नहीं और रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो अभी आपको मैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ कि रिजर्वेशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो अभी इसमें हो गया, आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि 100 में से जो सीट्स है वो कैसे फिलअप करनी है। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले सब 1000 एप्लीकेशंस है, तो 1000 एप्लीकेशंस का एक जनरल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसका सीरियल नंबर 1, मतलब मेरिट में लिस्ट में सीरियल नंबर 1 पे वो होता है। ऐसे करते करते उसके नीचे जो आएगा फिर ऐसा वैसा 2, 3, 4, 5, 6 तो 1000 तक पूरी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। बाद में उसने बताया जाता है कि कितने लोग क्वालिफाइड है। तो जो क्वालिफाइड है ना, तो सिर्फ वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है मेरिट लिस्ट। अभी क्वालिफाइड में अभी 100 सीट्स ही है, तो जो फर्स्ट 100 है ना, तो वो फर्स्ट 100 है जो। तो ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट 100 को आप अगर एडमिशन दे देते हो तो हो गया एडमिशन विदाउट रिजर्वेशन। तो अभी ये रिजर्वेशन इसमें इंक्लूड करना है आपको 52% का। तो इसको कैसे इन्फोर्स किया जाता है आपको बताता हूँ। तो ये जो पहले के जो 48 स्टूडेंट्स हैं ना,
मतलब 100 में से 52 रिजर्व है और 48 ओपन है। तो पहले के जो सीरियल नंबर वाइज 48 है ना, उन सबको एडमिशन दिया जाता है। वो 48 में सपोज 40 रिजर्व कैटेगरी के वाले भी अगर होंगे ना, तो भी वो ओपन में चले गए। मतलब जो पहले जो होता है ना, तो 48% का एडमिशन पहले होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिजर्वेशन, रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी और ओपन कैटेगरी वॉट एवर इट में भी। बाद में बचा हुआ जो होता है ना मेरिट लिस्ट, पहले 48 चले गए, उसके बाद 49 से लेके 1000 तक जितने भी क्वालिफाइड होंगे XYZ, तो वहाँ तक बाकी बचे हुए जो फिर 48 से लेके सपोज 48 वाला कोई SC ST वाला है, तो उसको SC ST की मेरिट लिस्ट 1 में डालेंगे। 49 वाला है वो NT का सबसे टॉप मोस्ट रैंक होल्डर है NT कैटेगरी में, टोटल 1000 में जितने NT के हैं ना, तो उसमें से सपोज 49 वाला NT का है, तो उसको NT की मेरिट लिस्ट 1 में डाला जाएगा। ऐसे करते करते उनकी रैंकिंग करेंगे। तो 52 में जैसे शेड्यूल कास्ट है, तो शेड्यूल कास्ट का 7% रिजर्वेशन है, सपोज 7% है, तो पहले जो 100 में 7% मतलब 7 हो गए। तो पहले जो 7 स्टूडेंट होंगे ना SC की मेरिट लिस्ट में, उन 7 को एडमिशन दिया जाएगा उनके कोटा में। उसके बाद NT का 3.5 है, NT2 का, NTC का, तो उसको 3.5 जो स्टूडेंट्स हैं 100 में से, उनको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। बाद में ऐसे करते 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 ये रिमेनिंग 52% फिलअप किया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है ना, तो ये एज पर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन इंदिरा स्वामी वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया, इसमें ये प्रोसीजर दिया हुआ है। तो उस हिसाब से ये रिजर्वेशन लागू होता है। अब आइए आगे की चीज़ें समझते हैं वन बाय वन। नाउ अब अपनी जो रिजर्वेशन की कैटेगरीज होती है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं एडमिशन के लिए, तो उसमें अदर कैटेगरीज भी है, जैसे वार्ड और गार्ड, मतलब चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, या फिर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, या उनके कोई रिलेटिव्स हैं, या फिर कोई फिजिकल हैंडीकैप है, तो इन सब का भी एक रिजर्वेशन कोटा होता है। तो सपोज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई एक स्टूडेंट है जो SC कैटेगरी में है और वो हैंडीकैप भी है, तो उसको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आइदर यू शुड गो टू फिजिकली हैंडीकैप कोटा और SC कोटा। तो ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपना फॉर्म फिलअप करते हुए उसको कौन से इसमें चूज़ करना है। जब एडमिशन लेगा तो उसको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको फिजिकली हैंडीकैप में जाना है कि SC में जाना है। तो ऐसे में क्या करते हैं ये बंदे, अपना SC में ही उनका मेरिट लिस्ट, अगर उनका मेरिट उतना हाई है ना, तो SC में ही ले लेते हैं। फिजिकली हैंडीकैप में क्या होता है कि वो तो कोई ओपन कैटेगरी वाला भी उसमें आ सकता है, तो उसमें अगर कोई ओपन कैटेगरी वाले को हो या फिर दूसरा हो जिसका वहाँ पे एडमिशन हो रहा है, तो वो इसका तो पत्ता कट जाएगा वहाँ पे। तो इसको दोनों ऑप्शन में रखा जाता है, दोनों मेरिट लिस्ट में इसका नाम आता है। तो ऐसा होता है कि अदर रिजर्वेशन के साथ साथ जो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट और रिलीजन, और ये जो कास्ट वाले हैं, इनका आपस में मेल जोल रख के फिर वैसा एडमिशन जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कॉलेजेस में एडमिशन में। अभी आगे की बात आती है, क्या सच में ये जब जो मेरिट लिस्ट बनती है, तो इसमें क्या बहुत सारा डिफरेंस होता है परसेंटेज में, कि ओपन का जो कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट होता है लास्ट कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में, क्या SC ST या फिर NT या फिर OBC इन लोग का भी उसी रेंज में होता है या उनसे बहुत कम होता है? मतलब सपोज ओपन का 90% मेरिट लिस्ट क्लोज हो गया और SC ST का 45% है, इतना डिफरेंस होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी कॉलेज का प्रैक्टिकली, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कॉलेज का अगर आप एडमिशन प्रोसीजर देखेंगे, उनकी मेरिट लिस्ट देखेंगे, तो SC ST का और ओपन कैटेगरी का जो मेरिट लिस्ट क्लोजिंग का क्राइटेरिया है, मतलब मिनिमम जहाँ पे क्लोज होता है ना मेरिट लिस्ट, तो वो हार्डली 1 या 2% का ही है। इसका रीज़न है क्योंकि आजकल जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से ही रिजर्वेशन मिलते आ रहा है। तो उनके बाप दादा या ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वो पढ़े लिखे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा है, बाद में उन्होंने रिजर्वेशन लिया, वो क्लास 1 बन गए, क्लास 2 बन गए, या फिर वो इतने अच्छे बन गए फाइनेंशियली कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एजुकेशन देना चालू कर दिया। तो उनके बच्चे भी इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिला हुआ है आज की डेट में, क्योंकि लगभग मोर देन 75 ईयर्स हो गए कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। तो वो भी इक्वली क्वालिफाइड होता है, तो उनका भी मेरिट लगभग सेम ही होता था। कंपटीशन रिजर्व कैटेगरी में भी है और ओपन कैटेगरी में भी है। तो ये दोनों का अगर आप बोलेंगे तो एक रीज़न ये हो गया कि सच में क्या रिजर्वेशन कुछ काम का है आपके, क्योंकि आप अगर 1-2% भी अगर आपको ज़्यादा मिलता है रिजर्वेशन में, तो आप डायरेक्टली ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिलता है, तो आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके आगे की बात आता हूँ, अफोर्डेबिलिटी। सपोज़ ये जो लोग होते हैं जिनको रियल में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जैसे बैकवर्ड क्लास हो गया,
या जो बहुत पिछड़े लोग हैं या फिर एकदम शेड्यूल्ड एरियाज़ में से आते हैं या फिर एकदम पिछड़े हुए इलाके से आते हैं जहाँ पे एकदम गांव है छोटा सा, तो गांव का कोई लड़का है जिसका एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। तो अभी इसमें क्या होता है कि रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए SC ST को छोड़कर महाराष्ट्र में या फिर इंडिया में, तो उनको नॉन क्रीमिलियर का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। मतलब उनका इनकम कितना भी हो, कुछ भी हो, उनको रिजर्वेशन मिल के ही रहेगा। लेकिन अदर देन SC ST जो अदर बैकवर्ड क्लास है OBC, जिसमें कि SC ST छोड़ के सारे लोग OBC में आते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया है? उनका क्राइटेरिया ये है कि उनको 2 क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। एक होता है उनका कास्ट वो होना चाहिए जिसके लिए रिजर्वेशन है, एंड सेकंड इज़ नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर क्या होता है कि आप उस कास्ट के रिजर्व कैटेगरी के क्रीमिलियर में नहीं आते हो। क्रीमिलियर मतलब आप उसमें सवर्ण में नहीं आते, मतलब उसमें जो धनी लोग होते हैं ना, फाइनेंशियली, सोशली या फिर इकोनॉमिकली, तो वो लोग में आप नहीं आते। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए नॉन क्रीमिलियर की मतलब क्राइटेरिया लगा के रखा है। वो महाराष्ट्र में इस साल अगर आप देखने जाएंगे रिजर्वेशन में, दैट इज़ अप टू, मतलब कोई भी अगर क्लेम करना चाहता है उस अदर बैकवर्ड क्लास में रिजर्वेशन, तो उसके फादर का या उसके फैमिली का टोटल इनकम उस पिछले 1 साल का 8.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन क्रीमिलियर है। अगर आपका उस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो लेकिन आपके फादर क्लास 1 ऑफिसर है रिजर्वेशन लेके और उनका सैलरी मोर देन 8.5 लाख्स है, तो आपको रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यू कैनॉट अप्लाई फॉर दैट रिजर्व कैटेगरी एडमिशन। तो आपको ओपन कैटेगरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप रिजर्व कैटेगरी से बाहर हट गए। अभी आते हैं कि सपोज़ SC ST का छोड़ो, OBC में कोई कैटेगरी जैसे NT है, तो NT का कोई एग्जाम्पल देता हूँ। NT का कोई एक स्टूडेंट है जिसके फादर है कलेक्टर, उनकी सैलरी है सपोज 20 लाख पर एनम ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि वो सैलरी वाले तो वो छुपा ही नहीं सकते। अभी उनके बच्चों को एडमिशन चाहिए, उस बच्चे का पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके पास नॉन क्रीमिलियर नहीं है। तो अगर उसका फादर का इनकम 8.5 लाख से ऊपर है पर एनम का, तो वो कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो ही कैनॉट अप्लाई फॉर हिज ओन रिजर्वेशन टू हिज ओन कास्ट। तो उसको ओपन में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसमें जो सवर्ण लोग हैं, सवर्ण मतलब क्या है कि वेल टू डू फैमिली से जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं बैकवर्ड में, जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है कास्ट बेसिस पे, लेकिन उनका इनकम ज़्यादा होने की वजह से वो लोग जिनकी जेब में पैसा है, जो एक्चुअली खर्चा कर सकते हैं एजुकेशन पे, वो इस रिजर्वेशन से बाहर चले गए अपनी खुद की कास्ट की रिजर्वेशन से। भले वो उस कास्ट को बिलोंग करते, वो उसके बाहर चले गए। अभी जो बचे हुए लोग हैं जिनका लेस दैन 8.5 लाख का एनुअल इनकम है, तो इनका क्या होता है, ये जो लोग हैं ना, ये एक्चुअली रूरल एरियाज़ में होते हैं या फिर यहाँ पे होते हैं, और जिनका एक्चुअली इनकम है ना इतना होता भी नहीं, उनका उससे कम ही होता है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप अपना इनकम छुपाने जाएंगे या फिर अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितना भी है, अगर वो आप छुपाने जाएंगे तो वो छुपता नहीं इतना आसानी से। तो अभी NT का कोई बंदा है जो गांव में रहता है, जिसके फादर का 2.5 लाख या फिर 3 लाख पर एनम का खेती करते हैं, उनका 3 लाख तक इनकम चला जाता है साल का। तो अभी उसको एडमिशन लेना है पुणे या फिर मुंबई जैसे कॉलेजेस में। अभी वो क्या करता है, वो यहाँ पे अप्लाई करेगा, फॉर्म भरेगा, उसको अगर बाकी कुछ मालूम नहीं होगा तो वो अप्लाई करेगा बिकॉज ही इज़ एलिजिबल। उसके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी रहेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी रहेगा, तो ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद परसेंटेज भी है। तो सपोज ऐसे स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, बाद में मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आ गया। अभी क्या होता है रिजर्वेशन में, मेरी रिजर्वेशन में तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तुमको एडमिशन फॉर्म भरना है और तुमको खाली जो फीस होती है ना वो कम भरनी पड़ती है। सपोज कॉलेज की फ़ीस अगर 50,000 है तो तुमको 10,000 भरनी पड़ेगी। तो आपके पास 10,000 है, कॉलेज की फ़ीस है, आप अफोर्ड कर सकते हो पुणे जैसी जगह पे या मुंबई जैसी जगह पे, तो आप 10,000 कॉलेज की फ़ीस भर देते हो। अभी यहाँ पे आगे की चीज़ आती है, रिजर्वेशन आपका यही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है कि सपोज़ आपने ट्यूशन फ़ी जो है कॉलेज की, तो आज आप अफोर्ड कर सकते हो 10,000 की, आपने 10,000 भर दिया साल का। अब आगे की चीज़ आती है कि आपको अगर पुणे में या फिर मुंबई में रहना है, आप गांव से आए, पुणे या मुंबई में रहना है, तो आपको कोई पीजी करना पड़ेगा या हॉस्टल में एडमिशन लेना पड़ेगा। हॉस्टल में या पीजी में एडमिशन लेंगे तो बाद में आपको खाना पीना रहना, बाद में आपका ट्रैवल ट्रांसपोर्ट, नोटबुक्स, स्टेशनरी, उसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ का भी खर्चा है एडिशनल। तो आइए जानते कि पुणे में या फिर मुंबई में जो हॉस्टल्स होते हैं, मुंबई में तो हॉस्टल्स इतने ईजिली अवेलेबल भी नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं है कि आपको एडमिशन मिल सके वहाँ पे आसानी से।
तो पुणे हो या मुंबई हो, यहाँ पे अगर कोई बंदा एनटी का आता है जिसका फादर का खेती करते हैं, 3 लाख तक एनुअल इनकम है, इंजीनियरिंग में उसने एडमिशन ले लिया पुणे या मुंबई में, उसने 10,000 फीस भर दिया, एडमिशन हो गया, अभी रहने के लिए उसको खोज रहा है, तो रहने के लिए खोज रहा है तो फिर पीजी का या फिर हॉस्टल का जो खर्चा है तो साल का 1 लाख के ऊपर है ओनली रहने का। उसके बाद मेस का 2 टाइम खाना खाना, नाश्ता पानी ये है, वो तो बेसिक नीड्स है, वो तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो इसका 1 लाख रुपये और खर्चा है, तो कितने हो गए? 2 लाख से ऊपर हो गए एक बंदे के। बाद में स्टेशनरी है, बाद में आना जाना, ट्रैवल, ये वो कपड़े वपड़े ये सब कॉलेज में लगता है, तो ये सब मिलके 2 लाख या फिर 2.5 लाख तक खर्चा हो जाता है पर एनम। तो अभी ये जो एक्चुअल जो बंदा है जिसके लिए सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, क्या वो कॉलेज की फ़ीस जाने दो, उसको ज़ीरो कर दो, सपोज वो हटा दो, लेकिन क्या वो सच में पुणे या मुंबई जैसे कॉलेजेस में जहाँ पे एक्चुअली रिजर्वेशन होता है, बड़े बड़े सिटीज़ में ही गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे रिजर्वेशन है वो तो कोई गांव खेड़े में तो है नहीं, विलेज एरिया में, वो तो शहर में ही होते हैं, पुणे हो, मुंबई हो, नासिक हो, ऐसी जगह पे। तो आपको शहर में आके रहना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके गांव से तो इतना पास में तो है नहीं कि आप पैदल चल के आओगे या साइकिल पे आ जाओगे या स्कूटर पे आ जाओगे, कुछ कर लोगे, इतना पास तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ रहना खाना पीना इसका खर्चा कितना है? दोनों का मिला के 1.5-2 लाख के ऊपर ही है। अगर 1.5-2 लाख रुपए उसका साल का सिर्फ रहने का खर्चा है, और उसके बाद वो पढ़ाई करेगा, ये करेगा, वो पास भी होते जाएगा, लेकिन क्या वो सच में ये जो रहना खाना पीना इसका खर्चा अफोर्ड कर सकता है वो स्टूडेंट? जब उसके फादर खेती करते हैं, उनका टोटल फैमिली का इनकम 3 लाख के आसपास है, और फादर को ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा हो, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, सपोज 2 भाई है, दूसरे लड़के का भी उतना ही खर्चा होगा रिजर्वेशन में। ओपन में क्या होता है? ओपन कैटेगरी में सिर्फ आपको जो ट्यूशन फी होती है वो थोड़ी हाई होती है, इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी वाले को कोई और बेनिफिट है क्या ओपन के कंपैरिजन में? कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिलने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ओपन कैटेगरी वाले को पासिंग परसेंटेज 60 का रखो और मेरे को 45 का रखो, ऐसा नहीं होता। सबके लिए जो यूनिवर्सिटी के कायदे कानून है, रूल्स है, वो हर इंडिविजुअल पेपर पास होने का या पासिंग परसेंटेज है वो इक्वली है, 45-50% एग्रीगेट का। अगर आप देखने जाओगे तो आपको वहाँ पे जाके परफॉर्म भी तो करना है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड आता है ना ये चीज़ में, रिजर्वेशन के बाद बड़े बड़े शहरों में रहना खाना पीना, तो इसके बारे में जो रहना खाना पीना इसका कोई खर्चा सरकार देता नहीं है पर स्टूडेंट को। तो एक्चुअली क्या होता है? तो एक्चुअली ये होता है कि जो रियल में जो बैकवर्ड कैटेगरी के है ओबीसी वाले, इसमें एक मराठा भी आते हैं, तो इसमें जो एक्चुअली जो गरीब लोग हैं ना, जिनके लिए रिजर्वेशन सरकार बोलता है कि इनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पिछड़े लोग हैं, इनका सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इनको पढ़ना लिखना चाहिए, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, बाद में ये लोग पढ़ना चाहिए, तो इनका ग्रोथ होगा, ये लोग इक्वल आ पाएंगे सोसाइटी में, इक्वलिटी आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये 75 ईयर्स में नहीं हुआ है। तो इसका प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ रिजर्वेशन देने से कुछ नहीं होता। रिजर्वेशन के साथ आपको ना उनको पैसा भी देना पड़ेगा, स्कॉलरशिप्स आप कितने देते हो? सिर्फ ट्यूशन फी का ही स्कॉलरशिप आप देते हो, आप उसका रहना खाना पीना ये सब जो खर्चे बड़े बड़े शहरों में उसका तो आप कुछ देते ही नहीं हो, सरकार कुछ नहीं देता। तो बंदा रहेगा कैसा बॉम्बे में या पुणे में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में वो जिएगा कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा? कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। अभी इसमें कोई स्टूडेंट होते हैं जो गरीब घर से आते हैं, वो कुछ साइड बाई बिजनेस भी करते हैं, लेकिन अगर वो मतलब कुछ काम भी करते हैं तो उनको काम करना पड़ेगा। काम पॉसिबल है और मिल सकता है अच्छी सैलरी में तो कर सकते हैं। अगर वो काम करने के बाद भी अगर वो 12वीं पास है, उसको क्या काम मिलेगा, उसको क्या सैलरी मिलेगा? वो सैलरी में वो सर्वाइव कर पाएगा क्या पुणे बॉम्बे जैसी सिटी में? नहीं कर पाएगा। और वो एजुकेशन लेने आया, काम करने थोड़ी आया। अभी इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इनके जो कॉलेजेस होते हैं पूरे दिन भर चलते हैं, तो ये क्या काम, क्या रात में 12 घंटे काम करेगा और दिन में 12 घंटे वो कॉलेज करेगा? ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। तो एक्चुअली रिजर्वेशन यहाँ पे जिन लोग के लिए रखा है वो लोग को बेनिफिट होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो रहने खाने पीने का भी खर्चा बड़े बड़े शहरों में कर सके, जहाँ पे रिजर्वेशन एक्चुअली मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस लोकेटेड होते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो सरकार की तरफ से ऐसा नहीं कि कोई कम्युनिटी हॉस्टल है कि जितने भी बैकवर्ड क्लास के 52% स्टूडेंट आएंगे उन सबको हम यहाँ पे ये हॉस्टल में एडमिशन दे देंगे, उनको रहना खाना पीना सब फ्री, बिकॉज वो रिजर्वेशन कैटेगरी से। तो आप वो देते हो क्या? आप नहीं देते। अब खाली थोड़ा सा ट्यूशन फी भर देते हो, या फिर ट्यूशन फी माफ़ होता है, कितना % में होता है? तो ट्यूशन फी तो बिना रिजर्वेशन वाला भी भर सकता है, रिजर्वेशन वाला भी भर सकता है। तो कास्ट में जो गरीब है, गरीब से गरीब आदमी भी ट्यूशन फी भर सकता है 10 साल का, साल में कुछ भी करके। लेकिन असली जो
रिक्वायरमेंट है रिजर्व कैटेगरी बैकवर्ड क्लास वालों की, वो अफोर्डेबिलिटी है ना। अगर उनके पास पैसा रहेगा तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग तो फॉरेन में जाके भी डिग्री ले सकते हैं। अभी जो ओबीसी कैटेगरी है, जिनमें जो पैसे वाले, उनको आपने ऑलरेडी नॉन क्रिमिनल का जो क्राइटेरिया डाल दिया, उसकी वजह से जो पैसे वाले जो एक्चुअली ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं 2-3 लाख साल का, इनको तो आपने ऑलरेडी उस कास्ट से बाहर कर दिया, उनको रिजर्वेशन दिया नहीं, उनको आपने ओपन में डाल दिया। और जो रियल में ये कैटेगरी में जो बैकवर्ड क्लास है, जिनका उनका इनकम होना चाहिए, जिनके लिए आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं, इनको देना चाहिए, वो लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग पुणे बॉम्बे जैसे सिटी में। तो इसमें क्या होता है, कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट आते नहीं है गरीब घर से या फिर गांव से, तो उनके मन में डर होता है कि भाई मैं वहाँ पे जाऊँगा, एडमिशन लूँगा, लेकिन खाऊँगा क्या, पीऊँगा क्या, रहूँगा कहाँ पे, हाउ विल आई सर्वाइव। तो वो आते ही नहीं यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में। तो बड़े बड़े शहरों में ये लोग आते नहीं, तो इनकी सीट्स क्या होती है, सीट्स होती है आपकी 52%। 52 में 10% रिजर्वेशन कैटेगरी वाले भरे जाते हैं, बाद में 42% क्या होता है, वो उतने एप्लीकेशंस आते ही नहीं है, तो फिर ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओपन कैटेगरी में भी किसको जाते हैं, जो ओपन कैटेगरी में भी सेम सिचुएशन है, ओपन कैटेगरी में भी ऐसा नहीं है कि उनके सबके पास पैसा है। तो ओपन कैटेगरी में जिनके पास पैसा है वो लोग आ जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं वो लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो रहना खाना पीना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जिनके पास पैसा है वही लोग आ जाते हैं। तो अगर आप एक्चुअली किसी भी कॉलेज का जाके देखेंगे तो आउट ऑफ 100 बैकवर्ड क्लास वाले कितने हैं रिजर्वेशन होने के बावजूद भी, और जो ओपन कैटेगरी के हैं तो वो कितने हैं। तो रिजर्वेशन मेरे हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे नहीं, प्रैक्टिकलिटी और टेक्निकलिटी की वजह से, मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो रिजर्वेशन एक्चुअली एक माइंड गेम है, बाकी कुछ नहीं है। इससे क्या होता है, अब दूसरे तरीके मैं आपको बताता हूँ रिजर्वेशन से क्या होता है। जब आप 100 में से 52% सीट्स रिजर्व करते हो ना, तो खाली 48% सीट्स के लिए ना टोटल सब लोग, मतलब ये 52 बैकवर्ड वाले भी और 48 ओपन वाले भी, सब लोग उसको कॉम्पीट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, 48 का जो मेरिट होता है ना, वो ऊपर चला जाता है बहुत, कट ऑफ मेरिट लिस्ट का। उससे क्या होता है कि जिन लोग को वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है ना, तो वो लोग भी वहाँ पे नहीं चले जाते, फिर उन लोग को क्या होता है, कैटेगरी में आना पड़ता है। तो फिर रिजर्वेशन का थोड़ा मेरिट नीचे आता है, तो कैटेगरी में उनका एडमिशन मिलता है। अगर आप 0%, आप एक बार ऐसा करके देखिए कि रिजर्वेशन 52% हटा दीजिए और 1 to 100 जितने टॉप मेरिट लिस्ट वाले हैं ना, उन सबको आप सीट फिलअप कीजिए विदाउट रिजर्वेशन। किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, रिलीजन का हो, उसको एडमिशन दे दो मेरिट पे डायरेक्टली 1 to 100, और उसमें आप कैलकुलेट कीजिए कि रिजर्व कैटेगरी वाले कितने हैं, ओपन कैटेगरी वाले कितने हैं। और ये 52% वाला जो आप बोलते हैं ना, इसको आप ये करो, एम्प्लॉय करो, और इसमें 52% रिजर्वेशन में एक्चुअली कितने लोग रिजर्व कैटेगरी वाले अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, और कितनी आप फिलअप करते हो सीट्स। क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाले बहुत ऐसे होते हैं ना कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एडमिशन लेते ही नहीं है। तो उनका क्राइटेरिया देखिए टोटल कितने लोग आते हैं, दोनों में आपको लिखिएगा कि दोनों में सेम ही है लेवल। ओपन भी उतने, जितने रिजर्वेशन के साथ आते हैं उतने ही ओपन वाले आते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन में तो कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि उनका 52% 100% सीट्स फिलअप हो गया, क्योंकि उतने कैंडिडेट आते ही नहीं है। अभी एनटी के कितने कैंडिडेट है, जो पुणे हो गया, बॉम्बे हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे रहना खाना पीना बहुत महंगा। यहाँ पे एनटी के कैटेगरी के गाँव विलेज के जो लड़के लोग हैं जिनके लिए रिजर्वेशन है, या फिर आदिवासी है, वो लोग अप्लाई करते ही नहीं, क्योंकि उनका रहने खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। और वो ऐसे बहुत सारी मेट्रो सिटी का जो रहना लाइफस्टाइल होता है, यहाँ पे वो लोग एडजस्ट कर नहीं पाते, तो उनके मन में डर होता है, वो लोग यहाँ पे आते ही नहीं है। अगर आपको रियल में उन लोग का भला करना है ना, तो उनके गांव के पास में कहीं पे कोई कॉलेज खोल दो वॉकिंग डिस्टेंस पे, या फिर थोड़ा ट्रैवलिंग 5-10 किलोमीटर पे, ताकि वो साइकिल पे तो कम से कम जा सके, या फिर अपने 2 व्हीलर पे जा सके, या कुछ बस से पास निकल के जा सकते हैं। जैसे स्कूल्स होते हैं, गाँव में स्कूल्स होते हैं ना, उसकी वजह से बच्चे पढ़ते हैं। वैसे आप कॉलेजेस खोल दो ना, इतना आप कॉलेज खोलोगे पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, या फिर नासिक, औरंगाबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में आप कॉलेजेस खोलेंगे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, तो फिर वो बंदा वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा ना। कैसे पहुँचेगा, क्योंकि उसको आने जाने का पॉसिबल ही नहीं है, और उसको रहना वो अफोर्ड कर नहीं सकता है, तो वो पहले ही हट जाए कंपटीशन में। तो घुमा फिरा के ये जो सारी चीज़ है ना, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से होता कुछ नहीं है। और रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है ना, अगर नौकरी में आप रिजर्वेशन दोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि जो क्वालिफाइड बंदा है ना, उसको नौकरी नहीं मिलती। अभी नौकरी में किसी को परफॉर्म करना है, तो उसको अगर रिजर्वेशन वाले को, जिसको परसेंटेज 70% है और कट ऑफ हो गया उसका 75, और मतलब ओपन कैटेगरी वाले का कट ऑफ हो गया 75, उसको 74% है, वो क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन है। और नौकरी में अगर रिजर्वेशन का एक सीट है जिसको 50% है, जो बंदा कॉलेज में 50% में परफॉर्म कर रहा है, एक ही सेम कॉलेज से, और एक 74 वाला है, 74 वाला कट ऑफ की वजह से हट गया, ब्रिलियंट तो ही 50 वाला जो धक्का काका के पास हो गया, लेकिन रिजर्व कैटेगरी का,
उसको रिजर्वेशन मिल गया, रिजर्वेशन पे वो यहाँ पे आ जाए। अभी बात आती है ना कि जो परफॉर्म करना है, काम तो करना पड़ेगा आपको अच्छे से। अभी सपोज कोई आईटी इंडस्ट्री जहाँ पे आप रिजर्वेशन में अगर लगाएंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री में जहाँ पे सिर्फ टैलेंट का काम है, आपको सपोज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करनी है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आप ऐसा रिजर्वेशन आपको मिल गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, एंट्री तो मिल गया, एंट्री के बाद आपका परफॉर्मेंस का क्या, आपने उतना दिमाग होगा तो आप कर लोगे, नहीं ये तो नहीं कर पाओगे। तो क्या रिजर्वेशन नौकरी में क्या होता है, इससे क्या होता है ना, स्टैंडर्ड नीचे चला जाता है कॉलेज का, एजुकेशन सिस्टम का। इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो बाकी भी जो लोग हैं जो अच्छे पढ़ने लिखने में है, या फिर जो ब्रिलियंट है, जिनको एक्चुअली जॉब मिल सकता था, लेकिन कॉलेज में ही रिजर्वेशन है, इसकी वजह से ओवरऑल जो कॉलेज का रिपुटेशन है या फिर जो एजुकेशन का रिपुटेशन है तो वो नीचे आ गया। इसकी वजह से ना उनको जॉब मिला ना तुमको जॉब मिला, तो आप क्या खोजोगे, आप सोचोगे कि गवर्नमेंट जॉब तो ये दो वो दो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी आप क्वालिटी आप देखो ना, आप क्या है उसमें सैलरी इतनी है कि प्राइवेट की जितनी नहीं है। अगर आपको रिजर्वेशन ही चाहिए तो आपको एक टेक्निकली उसका कुछ चाहिए ना। तो मेरा ये बोलना है कि रिजर्वेशन आप कास्ट के बेसिस पे मत दो, किसी के बेसिस पे मत दो, आप रिजर्वेशन ही मत दो। आप क्या करो कि उस सबका इनकम का प्रूफ लो, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना उनको आप स्कॉलरशिप्स दो। क्योंकि आज ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले सभी बेवकूफ़ है या फिर उनका परसेंटेज नहीं, रिजर्वेशन कैटेगरी वालों का और ओपन कैटेगरी वालों का भी खाली 1 और 2% का मेरिट लिस्ट का डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पैसा दो ना इनको, रिजर्व कैटेगरी जो पिछड़े लोग हैं, आप किसी को भी अगर पैसा दोगे, नौकरी देना मतलब क्या होगा, आप उनको पैसा ही दे रहे हो, तो पैसा आ जाएगा तो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, तो वो पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे स्कूल में जाएगा, सब जगह जाएगा, तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उससे क्या है, उसके मन में तो बच्चे को होता ही नहीं कि मैं एक बैकवर्ड क्लास हूँ या हाई क्लास है। दोनों को तो टीचर सेम, पढ़ाने वाला सेम है, नोटबुक सेम है, दोनों का टेक्स्ट बुक सेम है, दोनों का एग्ज़ाम सेम है, दोनों का मतलब एफर्ट सेम है। अगर वो ब्रिलियंट होगा बैकवर्ड क्लास का तो वो आगे ऐसे ही निकल जाएगा ओपन कैटेगरी में, उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली अगर उसका फैमिली बैकवर्ड होगा या फिर कम होगा, और जो हाई क्लास है ओपन कैटेगरी, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर अच्छा होगा तो वो आगे चला जाएगा। फाइनेंशियली एवरीथिंग मैटर्स। अभी जो इंडिया में है कि जो ओपन कैटेगरी वाले हैं लेकिन जिनके पास पैसा है, वो क्या करते हैं, वो इंडिया में एडमिशन लेते ही नहीं है, IIT IIM में जाते ही नहीं, कहीं पे जाते नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतना है और पॉपुलेशन की कंपैरिजन में आपका सीट्स कम है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो रेशियो जो है पॉपुलेशन टू सीट्स इन द कॉलेजेस वो बहुत कम है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पैसे वाले हैं उनको बाहर जाना पड़ता है अब्रॉड में, तो वो सीधे बाहर ही चले जाते हैं। जॉब में भी अगर आप रिजर्वेशन लाओगे, ये लाओगे, तो जो ओपन कैटेगरी वाला है उसको तो फॉरेन में ही चला जाएगा सीधे, एजुकेशन आप कर लेगा और बाद में कंट्री को उसका कोई बेनिफिट भी नहीं, वो सीधे फॉरेन चला जाएगा, वहाँ पे काम करेगा, वहाँ पे अच्छी सैलरी पाएगा, सब करेगा, फिर अपने बच्चों सबको वहीं पे पढ़ाएगा लिखाएगा, आगे लेके जाएगा। क्योंकि ये सब रिजर्वेशन आप और कितना आप आगे लेके जाएंगे, इसका कुछ एक्चुअली कुछ ऑन द ग्राउंड आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, कुछ बेनिफिट है क्या उसका। रिजर्वेशन भी ऐसे लोगों के लिए है ना कि एक्चुअली जिनको मतलब कास्ट बेस पे नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक बेस पे ही होना चाहिए। और इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन देना मतलब सिर्फ उनका ट्यूशन भी भर दो 2-5 हज़ार का 10 हज़ार का, और बाद में उनको देखने दो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको रियल में उनका कुछ सोशल अपलिफ्टमेंट करना है, उनको ऊपर लाना है, उस तबके को जो पिछड़ा हुआ है, तो आपको उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ेगा, बहुत अच्छा देना पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग। अब क्या 52% एवरी कॉलेज में, पूरा इंडिया में अगर आप देखने जाओगे तो 52% कॉलेज की सीट्स है, तो करोड़ों में पॉपुलेशन है, तो इतने करोड़ों लोग को तुम 2-2 लाख रुपए देने वाले हो साल का, रहना खाना पीने का खर्चा। जिस दिन आपने ये देना चालू हो गया ना, तो देखिए आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन का आप हो जाता है। क्योंकि जो गरीब है लेकिन जिसके पास टैलेंट है, लेकिन गरीबी की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, वो भी आ जाएगा अगर आप उसको पे करोगे। तो आप स्कॉलरशिप्स दो ना उनको, वो आ जाएंगे। अगर आप उनको पैसा ही नहीं दोगे तो वो जिएगा कैसा, पॉसिबल ही नहीं ना, पर इम्प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकल चीज़ों अगर आप करेंगे तो कुछ हो सकता है इसमें। तो अगर आप इसका कंक्लूजन मुझे पूछेंगे कि अभी जो मराठा रिजर्वेशन है, अगर ये मराठा रिजर्वेशन का एक्चुअल में लोग खुश हो रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिल गया, ये मिल गया, अभी जो बाकी लोग रिजर्वेशन में ऑलरेडी जिनको 75 ईयर से मिला हुआ है, उनका क्या है, वो आज भी रिजर्वेशन उनको चाहिए, क्योंकि वो उनका कुछ हुआ ही नहीं प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। बड़े कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। रिजर्वेशन था, मार्क्स था, लेकिन पैसा ही नहीं था वो पढ़ाई लिखाई के लिए। अभी बैकवर्ड क्लास का क्या छोड़ दो, ओपन कैटेगरी का भी बहुत लोग हैं जो पीछे रह गए, उनके पास टैलेंट है, स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स थे, ये थे वो थे, लेकिन वो अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाए, क्योंकि वो जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं या फिर जो अच्छे कोर्सेज होते हैं बड़ी बड़ी जगह पे ही होते हैं, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ जाने का तो उनके पास तो कुछ रहना खाना पीना इसका कोई बंदोबस्त नहीं होता है।
तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एडमिशन लेते नहीं, तो फिर वो छोटा सा कोई कोर्स गांव के बगल में या फिर अपने घर के आसपास जहाँ पे वो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की वजह से वो छोटे कॉलेजेस में या छोटे कोर्सेज में या फिर टेक्निकल कोर्सेज में वो कि भाई अपना सर्वाइवल तो चले पहले, तो वहाँ पे एडमिशन ले लेते। उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्चुअली जिनके लिए रिजर्वेशन आप बना रहे हो वो लोग तो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे ना। आदिवासी अभी कोई जंगल से अभी गढ़चिरौली हो गया, गोंदिया हो गया या फिर चंद्रपुर हो गया, यहाँ का आदिवासी बॉम्बे कब आएगा पढ़ने के लिए? बॉम्बे में उसको रिजर्वेशन है ना, बॉम्बे के कॉलेजेस में, पुणे के कॉलेजेस में, बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन है ना, लेकिन वो आ सकता है क्या यहाँ पे? नहीं आ सकता है। यहाँ पे आके करेगा क्या? कहाँ फुटपाथ पे सोएगा वो? आप उसको कुछ दे रहे हो? यहाँ पे जिन लोगों ने एडमिशन लिया है ऑलरेडी, जिनका एडमिशन कंफर्म है, जिनका अफोर्डेबिलिटी है, उनको तो आप हॉस्टल नहीं दे पाते हो। बॉम्बे के कॉलेजेस में एक कॉमन हॉस्टल होता है जहाँ पे सारे कॉलेजेस, सारे कोर्सेज की एक लिमिटेड सीट्स होती है। स्टूडेंट से आपके 1000 और आपकी सीट्स है हॉस्टल में 50, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? 950 लोग, तो उनको एडमिशन छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बॉम्बे जैसी जगह पे अगर आप जॉबलेस भी हो या गरीब हो या अमीर हो, कुछ भी हो, जॉब के लिए आओ या एजुकेशन के लिए आओ या कुछ भी ले आओ, खर्चा तो सेम ही है ना, रहना खाना पीने का। चीज़ें तो इतनी सस्ती है नहीं, पीजी का किराया, हॉस्टल का किराया, उसके बाद 2 टाइम खाना कम से कम, तो ये सब चीज़ों में खर्चा लगता है। अगर जब तक आप उसको ये नहीं देंगे तब तक वो आएगा ही नहीं, और वो आएगा नहीं तो उसका रिजर्वेशन उसके नाम पे तो आए नहीं। अभी वो नहीं आया तो नो शो करके आप क्या करोगे? नो एप्लीकेंट्स फॉर दिस रिजर्व कैटेगरी, तो वो रिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स है वो ओपन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेकंड राउंड में ओपन वालों को एडमिशन मिलता है। ओपन वाले में भी किसको मिलता है? जिसके पास पैसा है। तो एक्चुअली क्या होता है, घूम फिर के जो पैसे वाले वही पढ़ते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े शहरों में। गरीब लोग गरीब ही है, क्योंकि वो उधर आ ही नहीं सकते, वो गांव में रह गए, उधर ही करते। फिर बाद में उनका अगला जनरेशन सेम चीज़ रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सेम साइकिल रिपीट्स। तो 75 ईयर्स से यही रिपीट हो रहा है, 75 ईयर्स के बाद भी यही रिपीट होगा। अभी आप उसको रिजर्वेशन हटा ही नहीं सकते, क्योंकि 75 ईयर्स के बाद भी ये लोग पिछड़े ही है, बैकवर्ड ही है, क्योंकि उनके पास आज भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है। वो अच्छा होगा भी नहीं जब तक सरकार उनको फाइनेंशियली रहने खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करेगा एजुकेशन में, तब तक उनका कुछ नहीं होना है। तो अगर आप मुझे कंक्लूजन पूछेंगे कि सच में ये जो अभी मराठा रिजर्वेशन हुआ है, लोग खुश हो रहे हैं, तो क्या मराठा जो है, जिनके लिए एक्चुअली जो पिछड़े हैं या फिर बैकवर्ड है या फिर रूरल एरिया में रहते हैं, क्या उनको सच में इसका बेनिफिट होने वाला है? अगर आप मेरा पूरा वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको खुद ही समझ जाओगे। आप इतना दिमाग तो भगवान ने सबको दिया है कि आपको इसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? आप देख लो। आप क्या आप एडमिशन लेंगे पुणे में, बॉम्बे में? गांव के लोग तो यहाँ पे आने से डरते हैं, पुणे बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में। जिनके पास एजुकेशन है, जॉब के लिए भी आने से डरते हैं। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है कि भाई मैं वहाँ जाके इतने बड़ी जगह पे मैं जाके सर्वाइव कैसे करूँगा। आपका टैलेंट है ठीक है, लेकिन टैलेंटेड चीज़ों को यहाँ पे क्या है, कौन देने वाला है आपको? आपके जैसे पॉपुलेशन कितना है? करोड़ों लोग हैं आपके जैसे। तो आपको रिजर्वेशन है, मेरिट लिस्ट है, आपके पास ट्यूशन फी भरने का पैसा भी है, आप मांग भी नहीं रहे सरकार को भाई ट्यूशन फी दो। आप क्या मांगना चाहिए आपको? अभी ये मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने क्या मांग लिया? रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन दे दिया सरकार ने पेपर पे, लेकिन सरकार को मालूम है ये माइंड गेम है। रिजर्वेशन दे दिया, वोट बैंक ले लिया, और बाद में इसके तो लोग आने वाले नहीं यहाँ पे। आएंगे तो अमीर ही आएंगे, ओपन कैटेगरी वाले। रिजर्वेशन आपको दे दिया, बाद में आप में से जो ओपन कैटेगरी में चले गए ना मराठा में, जिनके पास पैसा है, तो वही लोग आएंगे, क्योंकि उनके जो बैकवर्ड क्लास है, जिनके पास नॉन क्रिमिलियर है, वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिनके पास नॉन क्रिमिलियर नहीं, मराठा कैटेगरी वाले, वो फिर से आ जाएंगे इस सीट में, ओपन कैटेगरी में क्लेम करने के लिए। पैसा है जेब में, पैसा दे दो, एडमिशन ले लो, चलो। तो रिजर्वेशन का ऐसा कुछ बेनिफिट, कुछ फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं मेरिट लिस्ट पे। अगर आपको मेरी बातें झूठ लगती तो आपको ये भी कॉलेज का जब एडमिशन प्रोसीजर क्लोज होता है ना, स्टार्ट से लेके एंड तक, तो स्टार्टिंग में कितने लोगों ने अप्लाई किया, बाद में कितने मेरिट लिस्ट बने, कितने मेरिट लिस्ट में से एक्चुअल एंड प्रोडक्ट क्या है, कितने स्टूडेंट्स आए रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए, कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअली एडमिशन लिया, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद एक्चुअली कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, वो भी देखिए। बहुत लोग बीच में से छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल बर्डन वो झेल ही नहीं सकते, उनको एजुकेशन छोड़ना मजबूरी हो जाता है उनका। और इसके बाद अभी मराठा रिजर्वेशन की बात करूँ तो इसमें आगे बात करता हूँ कि जो पिछली बार भी पिछले इलेक्शन में नारायण राणे कमेटी ने जो दिया था कि मराठा समाज है बैकवर्ड है, इसका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में, तो उन्होंने दे दिया। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल हो गया, बैकवर्ड क्लास ने किया कि ये दे आर ईटिंग अप आवर शेयर इन द रिजर्वेशन। क्योंकि मराठा का भी अगर आप बनाएंगे तो 100 में से ही बनाएंगे ना, 52 के आगे 10 तो 62, तो फिर बचे हुए कितने 38, तो 38 में मेरिट अप जाएगा। तो इधर के जो लोग उधर बैठ सकते थे वो लोग इधर आ गए, और इधर वाले फिर वहाँ पर मेरिट हाई हो गया, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, आने वाले उतने ही लोग हैं। ये सारे भी माइंड गेम है।
तो क्या सच में अभी आप बोलते हो कि पिछली बार भी नारायण रानी जी की जो कमेटी थी उसने जो बोला वो रिजर्वेशन क्यों नहीं टिक पाया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसको क्यों खारिज किया गया? वो सिर्फ इलेक्शन गिमिक था वोट बैंक के लिए। उन्होंने जैसे ही पॉलिटिशियंस का क्या होता है, जैसे इलेक्शन नियर बाय आता है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा लोगों को ऐसा दे रहे थे दिखावे के लिए, रिजर्वेशन दे दिया, बाद में उसका जब तक रिजल्ट आएगा ना हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टे होगा या फिर वो खारिज होगा, तब तक इलेक्शन हो जाएगा, आप उनको वोट दे चुके होंगे। पिछली बार जो नारायण रानी की कमेटी थी, पिछली जो गवर्नमेंट थी, उनके टाइम पे ये हुआ था ना, रिजर्वेशन तो दिया तो था मराठा, वो तो हट गया। अभी मनोज जोरंगे पाटिल ने ऐसा आमरण उपोषण कर दिया, बाद में उनके प्रेशर में आके सरकार ने ऐसा बोल दिया कि हम लोग रिजर्वेशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो रिजर्वेशन दिया हुआ क्या वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वापस से स्टैंड कर पाएगा? क्या मराठा समाज रियल में ऐसा उनके लिए मिलेगा रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे? और क्या मिलने के बाद भी, सपोज आपको मिल भी गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो मिलने के बाद भी क्या आप लोग उसको एक्चुअल में आपके बेनिफिट का है जिनके लिए बना हुआ है, नॉन क्रिमिनल जो जिसमें लोग आते हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एजुकेशन बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में? तो आपको ये सोचना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ उन्होंने दे दिया, बाद में उसका GR निकालेंगे, एडमिशन प्रोसीजर चालू हो जाएगा, सब हो जाएगा, बाद में हाई कोर्ट जाएगा स्टे कर देगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्टे कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि ये बैकवर्ड क्लास नहीं है मराठा, इनको आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और इंदिरा स्वामी वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया का जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है मैक्सिमम, वो क्राइटेरिया के ऊपर जा रहा है। एक दिन आ जाएगा आप 100% तक रिजर्वेशन लेके जाओगे। अभी तो सिर्फ बचे महाराष्ट्र में कौन है, ब्राह्मण लोग भी बचे, उनको भी दे दो 20% रिजर्वेशन, क्योंकि बेचारों के पास ना तो उनका भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा यही होगा, क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिला ही नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप उनका पिछला 3-4 जनरेशन को बिना रिजर्वेशन के वो लोग सफ़र करते 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 उन लोग का भी लेवल डाउन हो गया। अभी फाइनेंशियली वो लोग पीछे ही है ना। जो ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, वो तो कहीं पे भी जाए, उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक रिसोर्स है, वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। तभी जो बच्चे हैं उनको भी दे दो, तो वो लोग भी आ जाएंगे, आप आमरण उपोषण करेंगे, फिर उनको भी आप रिजर्वेशन देंगे। उससे क्या होगा, जो ओपन कैटेगरी का जो कोटा है ना पहले, जिसमें थ्रू आउट एक जनरल मेरिट लिस्ट से सीट्स फिलअप होती है, उन्हीं वो उसका मेरिट अप जाता जाएगा, इसका मेरिट अप जाएगा, तो फिर उसमें जो लोग का एडमिशन नहीं मिला ना, वो लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे रिजर्वेशन में, रिजर्व कैटेगरी का, और ये लोग ऊपर चले जाएंगे। इससे क्या होगा, मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज़ है, एक ही खिचड़ी बना के आपको बार बार वही परोसा जा रहा है। आप ऐसा लेफ्ट हैंड से परोसो या राइट हैंड से परोसो, दोनों का सेम ही है। आप रिजर्वेशन पूरा हटा के देखो ना क्या होता है, फिर पैसे वाले ही एडमिशन मिलते हैं। अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, तो सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। आप लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो तो रिजर्वेशन के बेसिस पे उनको एडमिशन दे रहे हो, तो उनको रहना खाना पीना इसका तो कोई इंतज़ाम करके रखो बड़े बड़े शहरों में, ताकि वो एक्चुअली आके वो सर्वाइव भी तो कर पाए वहाँ पे, वो रह सके, उसको कुछ सपोर्ट तो दो। खाली कॉलेज है, कॉलेज के बाहर तो उसको जीना है ना, कॉलेज के बाहर आके तो उसको कुछ ना कुछ तो है। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो स्कूल्स है, तो स्कूल्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भेज नहीं पाते थे पहले, क्योंकि उनका 2 टाइम खाने का ही ठिकाना नहीं था, तो बच्चों को भी काम पे जाना पड़ता था। अभी स्कूल ने क्या किया, सरकार ने स्कूल में खाने का बंदोबस्त कर दिया, उनको स्कूल में खाना वाना मिलता है, तो स्कूल में खाना मिलता है, वो खाना मिलता है, इसके लिए तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं ना। तो वैसे ही आप कॉलेज में करो ना, कॉलेज में आपका रहना खाना पीना कर दो फ्री में, तो बहुत लोग आएंगे टैलेंटेड। भाई जब सरकार दे रहा है, सब मिल रहा है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं पढ़ने लिखने में, पढ़ने लिखने की उनको जिद है, उनकी इच्छा है, आप उनको दो फाइनेंशियल सपोर्ट। क्यों नहीं पढ़ेंगे लोग, पढ़ेंगे ना। आप रिजर्वेशन धीरे धीरे करके हटाओ, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाओ, क्योंकि जिन लोग को एक्चुअली आप बोल रहे हो कि कास्ट वाइज रिजर्वेशन है, लेकिन कास्ट में जो एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, जिनका अफोर्डेबिलिटी है, वो लोग को तो आपने नॉन क्रिमिनल की क्राइटेरिया लगा के पहले ही बाहर कर चुके हैं, और जो बचे हुए हैं उनको तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो भी बाहर है। तो एक्चुअली घुमा फिरा के आप क्या कर रहे हैं, कुछ डाटा देखिए। तो अगर इसका कंक्लूजन आप देखेंगे मेरे हिसाब से, तो रिजर्वेशन का एक्चुअल में कोई बेनिफिट है ही नहीं जिनके लिए रिजर्वेशन बनाया जाता है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, और पॉलिटिकल गेन्स और वोट बैंक्स के लिए ये सब बार बार किया जाता है, और इसका अनएंडिंग साइकिल, वो साइकिल का भी एंड होगा ही नहीं। तो आप खुद ही मेरा जो मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक बोला है ना, आप पूरा वीडियो देखिए, आप खुद ही जज कीजिए, और बाद में सोच समझ के कुछ डिसीजन लीजिए कि आपके बच्चे के साथ आपको क्या करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।